बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अदनान बशीर। और रमज़ान में हमारा ये थर्ड सेशन है, जो कि मेनली ऐसे जो है उसको हम डील करेंगे आज, कि ऐसे बेसिकली है क्या। वालेकुम अस्सलाम फिज़ा। थैंक यू सो मच अली। तो ऐसे को पहले डिकोड करने से ज़रूरी चीज़ ये है कि हम इन टिप्स और टेक्निक्स के साथ एक चीज़ अंडरस्टैंड करें कि एग्ज़ामिनर की डिमांड क्या है ऐसे को लेके। आज तक मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि जब मैंने खुद ऐसे की तैयारी शुरू की या ऐसे की प्रैक्टिस शुरू की, तो जो एक कॉमन परसेप्शन मुझे देखने को मिलती थी और जिन टीचर्स के पास मैं जाता था, मुझे बहुत कम ऐसा होता था कि कोई कंक्रीट किस्म की लॉजिकल डिस्क्रिप्शन मिल जाए। जो भी टीचर पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। हर कोई अपने तरीके से पढ़ाता था और बहुत अच्छा पढ़ाता था। लेकिन ये है कि मुझे कभी भी उसमें से ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती नहीं नज़र आई, या किसी ने नहीं ये कहा कि हाँ, ये जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये कमीशन एफपीएससी हो, पीपीएससी हो या कोई और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, कोई और कमीशन हो, उसमें कहीं पे ये एग्जामिनर ने राइट डाउन किया। तो बड़ी एक जो है वो तजस्सुस रहता था कि कमीशन ने क्या कभी किसी पॉइंट के ऊपर ये भी बताया है या कभी नहीं बताया कि ये चीज़ होती क्या है, एग्ज़ामिनर रिपोर्ट या एग्ज़ामिनर की डिमांड क्या होती है। फिर जब मैंने इसको टेक अप किया और मैंने कहा कि मैं इसको पढ़ाता हूँ, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज़ मैंने सारे रिस्पेक्टिव कमीशंस के पास्ट पेपर्स को, उसके साथ-साथ उनके एग्ज़ामिनर रिपोर्ट को और उसके साथ-साथ जो उस दिन के पेपर के ऊपर गिवन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, एफपीएससी, पीपीएससी या रेलेवेंट कमीशन की तरफ से, मैंने उनको डिस्क्राइब करना, डिकोड करना शुरू कर दिया। एंड टू माय नॉलेज जो मुझे समझ आई वो ये थी कि मार्केट के अंदर हम जितनी भी चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, सुनते हैं रिगार्डिंग ऐसे, उनमें से 95% चीज़ें वो हैं जो कि आज तक किसी एग्ज़ामिनर ने कभी पूछी ही नहीं है। मतलब कि एग्ज़ामिनर ने उनको कभी अपने एग्ज़ामिनर रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड ही नहीं किया। तो फिर मुझे लगा कि हर कोई जो ऐसे पढ़ाता है, उसकी वेरिएशन इतनी ज़्यादा होने की रीज़न भी ये है कि बहुत कम होते हैं जो कि कमीशन्ड की रिपोर्ट्स और कमीशन के जो जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, जो पेपर के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी होती हैं, जो सिलेबस गिवन होता है, उसकी तरफ जाएँ। तो हमने जो ऐसे पढ़ना है, हमने प्राइमरीली जो चीज़ फ़ोकस में लेकर आनी है, वो ये होगी कि हमने देखना है कि कमीशन क्या कहता है कि उसको किस तरह का ऐसे चाहिए। बाकी सारी बातें जो हैं, वो सेकेंडरी हो जाती हैं। कमीशन की डिज़ायर क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, हमने आज स्टार्ट यहाँ से लेना है, फिर डाउन द लेन जाके हम चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएँगे। ठीक है? उसके अंदर फर्दर जो रेड फ्लैग्स हैं, अगर आप लोगों ने मैंने 2 से 3 दिन पहले एक वर्कशॉप की थी, जब सीएसएस के पेपर्स होने लगे थे, तो वो कमर काइंडली वो वाली वर्कशॉप भी अपलोड कर दीजिएगा हमारे जो यूट्यूब के चैनल है उसके ऊपर। वो भी मैंने काफ़ी डेढ़-डेढ़ घंटे की 3 दिन की वर्कशॉप की थी। उसका पर्पज़ भी यही था कि बताया जा सके कि ऐसे इज़ द ईज़ीएस्ट सब्जेक्ट टू पास एंड एट द सेम टाइम डिफिकल्ट टू गेट गाइडलाइंस। मैंने ये नहीं कहा डिफिकल्ट टू कि ये फेल होने के टेंटेटिव चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें गाइडलाइन या गाइडेंस जो है राइट वो उसके लेने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि बहुत कम लोग आपको उस तरह डिक्टेट करेंगे, उस तरह बताएँगे। तो टू बिगिन विथ सबसे पहले तो हम जाएँगे और जाके एनालाइज़ करेंगे अपने सिलेबस के ऊपर कि जो कमीशन ने यानी कि पीपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है, वो सिलेबस है क्या? ठीक है। अगर हम लोग सिलेबस को एनालाइज़ करें तो 2 पैराग्राफ हैं, जो सब्जेक्ट इंग्लिश ऐसे का सिलेबस गिवन है हमारे पास। उसमें नंबर 1 के ऊपर वो कहता है, मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके सामने ताकि अगर आपने आज तक उस सिलेबस को नहीं देखा, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मल परसेप्शन जो है वो यही होती है कि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में जाके इसको ऐसे ही समझते हैं कि ऐसे आ जाना है, ऐसे के ऊपर तो इतनी ज़्यादा डिटेल या ऐसे के ऊपर तो इतनी ज़्यादा खपत करने की ज़रूरत ही नहीं है। इंग्लिश ऐसे में वो कहता है कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे इन इंग्लिश ऑफ अबाउट 1500 वर्ड्स। आपके नॉलेज के लिए बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, पीएमएस में जो एसे है, वो 2 घंटे का होता है और इसमें जो वर्ड लिमिट है, वो 1500 वर्ड्स होती है। लेकिन ऑफ अबाउट 1500 वर्ड्स का मतलब है
कि आपने अगर 1400 वर्ड्स पे गए हैं, या आप 1600 वर्ड्स पे गए हैं, या आप 2000 वर्ड्स पे भी चले गए हैं, तो इन सारी चीजों का ताल्लुक जो है वो कभी भी आपको फेल करने के साथ नहीं है। कि भाई ऑल टुगेदर आप ये अज्यूम कर लें कि हर बंदा जो है वो फेलियर की तरफ चला जाएगा। रीजन क्या है कि उसने 1500 कहा था वो 1200 लिखा है, उसने 1500 कहा था वो 1400 लिखा है, वो 1600 1800 लिखा है। ये इतनी ज्यादा जो वेरिएशन है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और ना ही आपने इस चीज को लेकर इतना ज्यादा बॉदर करना है। ठीक है, 1500 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन पहली उसने मांगी है। दूसरा उसने कहा है कि मैं जो आपको टॉपिक्स दूंगा ना, उन टॉपिक्स में जो मेजर थीम्स होंगे वो एजुकेशन होगा, फॉरेन पॉलिसी होगा, इकोनॉमी होगा, गवर्नेंस होगा, ह्यूमन राइट्स होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू पाकिस्तान, और कुछ जनरल नेचर के टॉपिक दे दिए जाएंगे। चलो, पहला पैराग्राफ जो ऐसे के सिलेबस के अंदर गिवन था, उसमें दो चीजें निकल के सामने आई। नंबर वन के 1500 वर्ड्स लिखने हैं। नंबर टू ये है कि टॉपिक की वेरिएशन होगी, और वो वही डोमेन और थीम्स हैं जो कि आप हमेशा से करते आए हैं। यानी कि उसके अंदर इकोनॉमी भी होगा, उसके अंदर पॉलिटिक्स भी होगा, उसके अंदर सोशोलॉजी भी होगा, उसके अंदर ज्योग्राफी भी होगा, उसके अंदर करंट अफेयर्स भी होगा। दूसरा जो अब इसका पॉइंट टू पैराग्राफ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर वो कहते हैं द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। 95% स्टूडेंट्स मेरे नज़दीक फेल होते हैं, या जिनको मैं ऐसे चेक करते हुए फेल करता हूँ, वो होते हैं जिनको क्लैरिटी ऑफ थॉट ही नहीं होता कि इस ऐसे के अंदर डिमांड क्या किया गया। फिर आके वो क्या रीजन देते हैं और इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं। वो ये कहते हैं कि उसने ग्लोबलाइजेशन का पूछा था, और हमें जितना ग्लोबलाइजेशन का आता था हम तो लिख आए। हालांकि वो ये कहता है कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स की बात कर रहा हूं मैं। मुझे आपके ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को मार्केट के ऊपर अप्लाई करके दिखाओ, अदरवाइज आपका ग्लोबलाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग वुड बी ऑफ नो यूज फॉर मी। वो आपको कहता है कि जी हम आपसे पूछते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी उसने हैज रिजल्टेड इनटू द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। आज तक और आजकल जो सबसे बड़ा डिलेमा मैं देखने के मुझे मिल रहा है, मुझे बच्चे आके पेपर चेक करवाते हैं ऐसे का, उसके अंदर वो टॉपिक चूंकि 2024 में ये टॉपिक आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। तो वो सारे के सारे क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेथ ऑफ क्रिएटिविटी के ऊपर आते हैं और सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं। क्योंकि मैंने उन्हें सिखाया कि सीधी हेडिंग बनानी है, सीधा आगे बताते हैं हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज कॉज द डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। और नीचे क्या करना शुरू कर देते हैं, आपको याद होगा कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस की डिस्कशन सुनी होगी, जिसमें हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने की वजह से हमें बहुत नुकसान हुआ है, इसने जॉब डिस्प्लेसमेंट कर दी, इसने सोशियो इकोनॉमिक जो है वो चैलेंजेस पोज कर दिए हैं, इसने एथिकल डायलेमास पोज कर दिए हैं, इसने जो है ह्यूमन डिपेंडेंसी को इंक्रीज कर दिया। ये सारे उसके चैलेंजेस हैं जो हमें सबसे पहले कोई ऐसे लिखने को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे देगा तो वो ये कहेगा कि इन चैलेंजेस को सबसे पहले लिखो। फिर वो कहेगा अपॉर्चुनिटीज क्या है, तो हम करेंगे कि इसने हेल्थ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, हम कहेंगे इसने एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, हम कहेंगे कि इसने मेडिकल को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, इसने ऑलमोस्ट हर स्फीयर ऑफ लाइफ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। ये उसके प्रोस्पेक्ट्स हैं। अब ये सबसे बेसिक लेवल पे कोई भी ऐसे मैं जब बच्चों को करवाने बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ कि उसके प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस करो, क्योंकि वाइडर डोमेन में ये सारी चीजों को कवर कर जाते हैं। अब वही आपके जेहन में बैठा हुआ है, टॉपिक आपके पास आ गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस, ये नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। आप जनाब क्या करते हैं, आप सीधा जाके वही बताने लग पड़ते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डायलेमा पोस्ट कर दिया है, जॉब डिस्प्लेसमेंट कर दी है, एथिकल जो है वो एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है, इसने जो है डिपेंडेंसी इंक्रीज कर दी है। ओ अल्लाह के बंदो, आपने टॉपिक भी समझा है, और टॉपिक के अंदर वो जो उसने डिमांड किया है और जिसकी इस ऐसे के सिलेबस के अंदर डिस्कशन है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट, वो तो आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाए। उसने आपसे पूछा है कि इसने डेथ ऑफ क्रिएटिविटी कैसे की है, कि जो ह्यूमंस क्रिएटिवली एक टाइम के ऊपर फॉर इंस्टेंस एजुकेशनल डोमेन के अंदर डिस्कस करते हैं, क्रिएटिविटी हुआ करती थी, टीचर जो है वो आपको क्रिएटिव राइटिंग करने को देते थे, स्टूडेंट्स क्रिएटिव राइटिंग असाइनमेंट्स के थ्रू किया करते थे। नाउ व्हाट डू यू हैव, चैट जीपीटी, इट कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम दैट यू फील और दैट यू फेस। एक टाइम पे होता था ह्यूमन इनोवेशंस, ह्यूमन ब्रेन जो है आइडियाज जनरेट करके लीड किया करता था। बड़े बेसिक लेवल के आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ आपको। आज क्या हो गया है, हम लोग चैट जीपीटी या दूसरे एआई के डिफरेंट टूल्स को यूज करते हैं, यानी कि हमने ह्यूमन कॉग्निशन को स्टेगनेंट कर दिया। ये है डेथ ऑफ क्रिएटिविटी। आपने सारा का सारा ऐसे का एम्बेड या सारे के सारे ऐसे का स्कोप यहाँ पे बिठाना है, बट हम नहीं कर पाते। फिर वो एंड अप राइटिंग एन ऐसे
जिसमें टॉपिक था कि एआई हैज pose the death to creativity, artificial intelligence is the death to creativity, we end up writing artificial intelligence and its challenges in all spheres of life. अब मैं एक एग्जामिनर, मेरे पास आपके 300 400 500 600 पेपर आ गया, मेरे लिए जो चीज कॉज ऑफ कंसर्न होगी वो ये होगी कि आपने क्या टॉपिक के अकॉर्डिंगली उसको ब्रेक किया या फिर आपने अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ब्रेक किया। इन दोनों चीजों में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और ये दोनों चीजें डिफरेंट है। तो अल्लाह के बंदो, जब वो आपको सबसे पहले नंबर के ऊपर ही सिलेबस के अंदर जो चीज बता रहा है, उसके अंदर वो लिख रहा है दैट कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, हम यहाँ से मार खा जाते हैं। फिर उससे बड़ा जो चैलेंज मुझे पीएमएस के ऐसे को लेके लोगों से सुनने को मिलता है, वो कहते हैं सर 2 घंटे हैं, हमें ये था कि वी वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीट द ऐसे, तो हमने उसकी आउटलाइन बड़ी कंसाइज करके बनाई एक आधे पेज के ऊपर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आउटलाइन के बाद जब हम मेन ऐसे को डिस्क्राइब करने पे आए तो हमारे पास टाइम ही नहीं था बचा, या फिर आउटलाइन हमने और रिड्यूस कर दी ताकि हम मेन ऐसे को कंप्लीट कर सकें। मैं उनको कहता हूँ यार, मेक और ब्रेक या इंप्रेशन लाए कहाँ पे करता है? आपकी आउटलाइन पे। आप ये रिस्क क्यों लेते हो? क्यों रिस्क लेते हो और आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली उनको जो है डीबंक या डीकोड करने पे आ जाते हो और अपनी मर्जी के सेट टर्म्स और एग्रीमेंट्स कर लेते हो अपने ही माइंड के साथ कि इतना लिखना है तो ताकि इतने को जस्टिफाई कर सकें। अच्छा, ये नीचे भी क्वेश्चंस ना करें। देखिए, मैं इस चीज का बिलीवर नहीं हूँ कि हमें 2024 के मैं अननेसेसरीली आपके पैनिक क्रिएट करूं। मैं तो उस दिन भी आपको कहा था कि जो बच्चे उस ग्रुप में थे कि जो है वो अ, अ, आप में जो है, आप ना कमेंट्स ना अभी करें, उसकी उसका नुकसान भला क्या होता है। फिर मैं क्या करता हूँ कि फिर मेरी अटेंशन चली जाती है पाथवे टू प्रॉस्पेरिटी है। देखो मैं कौन होता हूँ कि मैं आप पाथवे टू प्रॉस्पेरिटी समझा दूं यहाँ पे? कोई टीचर मुझे लाकर बता दो जो आपको ये कहे कि पाथवे टू प्रॉस्पेरिटी जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह करना है, मैं मान जाऊंगा उसको। मैं आपको बताऊं, पाथवे टू प्रॉस्पेरिटी जिसने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पाथवेज को डिस्कस किया और बहुत अच्छे किए वो भी पास है, जिसने इकोनॉमिक पाथवेज के अलावा बाकी सारे पाथवेज भी किए वो भी पास है। सोशल पाथवे, पॉलिटिकल पाथवे, ह्यूमन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक जो है वो अपलिफ्टमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, वो भी पास है। किसी एग्जामिनर ने क्या किसी टीचर अंग्रेजी के ऐसे के टीचर से पूछ के आपको पास करना है? मुझे समझ नहीं आती कि जैसे ही पेपर खत्म होता है साथ ही मीना बाजार लग जाता है, साथ ही ऐसे को डी कोड करना सिखा दिया जाता है। एंड आई टोटली रेज दिस कंसर्न टू मैनी पीपल आउट देयर, जितने जितने मेरी रीच में थे मैंने उन्हें कहा मत कीजिएगा ये। आप लोग बेचारे बच्चों का जो है वो सारा फ्यूचर खराब कर देते हैं। ठीक है, नहीं कमर, इनको पूछने तो सवाल अच्छे होते हैं। मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं खुद ये आपसे डिस्कशन करना चाहता था कि कभी भी अब जब आप पीएमएस का पेपर देकर वापस निकलोगे तो आपने आपने दो जो है ना, ये देखो, ऐसी बात नहीं है, मुझे ये सारे बच्चे बड़े प्यारे हैं, ये बात नहीं है। बाद में वैसे इनको समझा रहा हूँ कि आपने किसी पे रिलाई नहीं करना। ना कोई सारा दनान बशीर है, ना कोई सारे एबीसीडी हैं, ना कोई डीसीईसी हैं, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, आप लोगों ने जो करके आए हो ना, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अंग्रेजी ऐसे के अंदर उर्दू के शेर भी लिखे थे। आपको मजे की बात बताऊं, जब उनने उर्दू के शेर लिखे ना वो भी पास हो गए। अब मुझे ये बताओ, मैं एक बहसियत अच्छे टीचर के क्या आपको रिकमेंड करूं कि आप उर्दू के शेर लिख कर आए? नहीं कहूंगा ना। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्शन में अगर निकल गए हैं तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो इसलिए कभी भी ये मैं खुद अपने आई इफ आई लुक बैक, मुझे एक दफा मैंने पहले पीएमएस में जब ऐसे किया तो मैंने उसकी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बिल्ड की। मैंने जब कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बिल्ड करके बाहर निकला, मुझे किसी ने कहा कि आपने किस तरह कितने लाइंस पे किस सफ़ात पे अपना ऐसे लिखा है। मैंने उसे कहा कि यार वो टॉपिक मुझे आज भी याद है, एजुकेशन इज लाइफ, बड़ा ओपन एंडेड टॉपिक था। मैंने कहा कि मैंने इसकी आउटलाइन बनाई है 4 साइड्स पे, और मैंने इसके बाद ऐसे लिखा है तकरीबन 8 से 9 साइड्स पे। मोहतरम जो है मुझे कहने लग पड़े कि ये आपने क्या कर दिया, आप इतनी बड़ी आउटलाइन को जस्टिफाई कैसे और कहाँ पे करेंगे? मैंने कहा मुझे एक चीज बताओ, क्या एग्जामिनर ने किसी एग्जामिनर रिपोर्ट में ये डिस्कशन की हुई है कि आप आउटलाइन छोटी रखो क्योंकि आप उसको जस्टिफाई कर पाओ? मैंने कहा दूसरी साइड पे आ जाओ। बड़ी आउटलाइन बनाने का नुकसान
है या नहीं है, इसकी लॉजिकल डिबेट करते हैं। डिटेल में लिख पा रहा हूँ, इसका मतलब है मेरे पास नॉलेज है कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर मैं इसको एक पेज पे सम अप कर रहा हूँ इस फियर से कि मैं आगे जस्टिफाई ना कर पाऊँ, व्हाट इफ द एग्जामिनर गेट्स दिस परसेप्शन कि इसने तो ओपन अप ही नहीं की डिस्कशन को। लंबा लिख देना नुकसान में नहीं जाएगा, छोटा लिख देना कैन पोज अ क्वेश्चन मार्क। वो मेरा ऐसे 62 के ऊपर पास हुआ। ठीक है, अभी वो हमारे दोस्त हैं, उनका नाम है बुटर साहब। ठीक है, और बुटर साहब जो है, जब उन्होंने कहा था वो एमपीए हुए हैं गुजरांवाला से ना, पीटीआई के टिकट पे ना, तो उन्होंने उसके बाद फिर पीएमएस वगैरह छोड़ दिया था। तो लेकिन अब जो है वो एमपीए मुझे याद, साथ ही याद आ गया। ठीक है, तो एमपीए साहब ने मुझे कहा था कि भैया आपने जो है ना बड़ी गलती और बड़ा ब्लंडर कमिट कर दिया। मैं तो जो है ना, वो मेरे भाई के भी दोस्त है, उन्होंने कहा मैं भाई को भी बताऊंगा। मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा यार हो सकता है ये बात ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके माइंड में चीज आ जाती है ना। अच्छा, एक और चीज आपको बताता हूँ। क्या मेरी तरफ से सिग्नल इश्यूज आ रहे हैं आपको? शुड आई कनेक्ट अनदर इंटरनेट और इज इट ओके? जी आप मुझे बताएं, अब ठीक है, अब कंपैरेटिवली बेटर है? जी अब बेहतर है, मुझे कोई बताएगा प्लीज। जी जी मैं बोल रहा हूँ, बस इस तरह वीडियो, यस यस यस। सर अब ठीक है, अब आपका जो इंटरनेट स्टेबल है। ओके कमर। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि मैं एक और बड़ी आपको ना एक इनसाइट देने लगा हूँ। जीके की पेपर की डिस्कशन हम कुछ दिन बाद में करने वाले हैं। उसमें क्या हुआ था कि मैंने ना कम्पिटिटिव एग्जाम्स, जब जीके का मैं पेपर दिया, पेपर दे के मैं बाहर निकला, तो वहां पे एक बंदा खड़ा हुआ था। उसने मुझे कहा कि यार वो फलां एमसीक्यूज जो है उसका तुमने आंसर क्या लगाया था? दैट वाज अबाउट जो टोटल कितने होते हैं, यूएन की लैंग्वेजेस कितनी होती हैं, गालबन 5 और 6 के बीच में। मैं कंफ्यूज था, मैंने उसको कह दिया कि 5 होते हैं, उसने कहा नहीं तो 6 होती हैं। अब मैंने साथ ही क्या किया, मोबाइल उठाया, बाहर जैसे ही सेंटर से निकला मैंने सर्च किया और वो 16 और एमसीक्यू तो गलत हो गया। वुड यू बिलीव कि मैं वहां से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी से घर जब पहुंचा तो मैं इतना पैनिक कर गया हुआ था कि मुझे लग रहा था कि मेरी ये अटेम्प्ट भी फारिग होगी, जाया होगी। क्यों? जस्ट एक एमसीक्यूज। क्योंकि उन दिनों में आप वैसे ही बड़े इमोशनल और सेंसिटिव हुए होते हैं कि आप वैसे ही स्केप्टिकल होते हैं। मैंने कहा चलो जी ये भी काम खत्म हो गया। हालांकि बाद में मैंने 72 के करीब लगाए एमसीक्यू, तो मेरे 62 3 के करीब नंबर आए। ठीक है, तो हमने किसी की बातों पे रिलाई भी नहीं करना और किसी से पूछना भी नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज जो सिलेबस में हमने अभी तक अंडरस्टैंड की है वो ये है कि वो कह रहा है कि आप जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना टॉपिक की वो बिल्ड करें। दूसरी उसने बात की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, और थर्ड होती है लॉजिकल रीजनिंग। फिर वो कह रहा है कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन, उसका एक्सप्रेशन और अंग्रेजी का बेहतरीन इस्तेमाल डिसाइड करेगा कि हमने उसको पास करना है या नहीं करना। अब मैं इसको स्ट्रेटिफाइड कैसे करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने लगा हूँ कि आउटलाइन बनाने से पहले नेसेसिटी क्या होती है। टॉपिक को देख के, यानी कि आप अज्यूम कर लें कि हम लोग फर्स्ट टाइम जाके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठने लगे हैं और वहां से आप स्टेप वन हमने क्या करना है। देखिए, उसके बाद फिर सेकंड स्टेज पे मैं बताऊंगा कि अभी जो हमारे पास टाइम है उस टाइम पीरियड के अंदर हमने तैयारी कैसे करनी है ऐसे को लेके। और फिर थर्ड पे बताऊंगा कि ऐसे के अंदर जो है वो इश्यूज या रेड फ्लैग्स कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनको एलिमिनेट कैसे करना है। कमिंग टू माय फर्स्ट केस ना, देखें, जब आप वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, कमर एक पेपर शेयर कर दो, वहां पर आपके लेटेस्ट पेपर शेयर कीजिएगा जो लास्ट आया। वहां पे आपको 6 से 7 टॉपिक दे दिए जाएंगे। उनमें से किसी एक टॉपिक पे आउटलाइन भी बनानी होगी और 1500 लफ्ज भी लिखने होंगे। ठीक है, अब अगर आप इस टॉपिक को देखें, इस पेपर को देखें, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है राइट एन एनालिटिकल ऐसे ऑफ अबाउट 15 to 1600 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक्स गिवन बिलो, और उसके साथ आउटलाइन भी बनाओ। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपके टोटल उसने 6 टॉपिक्स दिए जिसमें से एक के ऊपर आउटलाइन बनानी है। 2 घंटे का टाइम है और आपके पास 1500 से 1600 वर्ड्स लिखने हैं। मैं आपको बताऊं, पीएमएस में अगर आपने ऐसे पास करना है ना, पीएमएस में अगर आपने ऐसे पास करना है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कुलिया एग्जिस्ट करता है। वो ये है कि इस 2 घंटे के अंदर टॉपिक को खोलो, खोल के अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट करो, प्रेजेंट करके उसको क्लोज कर दो, तुम पास हो।
ठीक है, दूसरी तीसरी डिबेट में हम जाते ही नहीं है। ठीक है, अगर उसने कहा है टॉपिक के कि डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस इज टायरनी, तो आप इसको ओपन अप करो कि किस तरह विदाउट जस्टिस डेमोक्रेसी जो है वो टायरनी है, उसकी वजह बताओ। ठीक है, जस्टिफाई करो, फिर उसकी रेपरकशंस विदाउट जस्टिस डेमोक्रेसी क्या फेस करता है, और डेमोक्रेसी के अंदर जस्टिस को कैसे इनकलकेट किया जा सके है, ताकि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके, और ये जो टायरनी है इसको भी अवॉइड किया जा सके। असल डिबेट ये है, टॉपिक को ओपन अप करो। अच्छा, आप टॉपिक को ओपन अप कैसे करते हैं? टॉपिक को ओपन अप करते हुए लोग कंफ्यूज क्या करते हैं? कंफ्यूज ये करते हैं कि लोग कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट की डिबेट को एंगेज नहीं करते। अब ये जो मैं आपको बात समझाने लगा हूँ, आपने बड़ी क्लैरिटी के साथ इसको अंडरस्टैंड करना है, और इसी में आपको समझ आ जाएगा कि जो उसने टॉपिक अंडरस्टैंडिंग की बात की थी, वो टॉपिक अंडरस्टैंडिंग होता क्या है। टॉपिक अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो आपको कह रहा है इन्फ्लेशन आर रिजल्ट ऑफ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज और अ पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर्स। अब इन्फ्लेशन जो है ना इसमें, ये है कॉन्सेप्ट, और ये जो रिजल्ट ऑफ पुअर इकोनॉमिक पॉलिसीज है, ये पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर्स है, ये है इस कॉन्सेप्ट की डिबेट। 99% लोग जो हैं वो अपने ऐसे का स्टार्ट, अपनी आउटलाइन का स्टार्ट कॉन्सेप्ट से लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। फॉर इंस्टेंस ऊपर वाला टॉपिक देखें, डेमोक्रेसी विदाउट जस्टिस इज टायरनी, वो चले जाते हैं सबसे पहले कहते हैं डेमोक्रेसी क्या है, कॉन्सेप्ट पे चले गए। ठीक है, इसी तरह नीचे आ रहा है कि कैन द सिंगल नेशनल करिकुलम पेव द वे फॉर द डिजायर्ड आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन इन पाकिस्तानी सोसाइटी। क्या करेंगे? सिंगल नेशनल करिकुलम एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की डिबेट में चले जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने चले जाएंगे। डिबेट यानी कि क्या आइडियोलॉजिकल इंटीग्रेशन कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने काम ये करना है कि जैसे ही आपके पास टॉपिक आएगा, आपने बाइफरकेट करना है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है और कॉन्सेप्ट की डिबेट क्या है। जो कॉन्सेप्ट होगा, कॉन्सेप्ट को डिफाइन नहीं करना, कॉन्सेप्ट की डिस्क्रिप्शन में नहीं जाना, कॉन्सेप्ट को एवोल्यूशन नहीं करवानी, कॉन्सेप्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं देना, कॉन्सेप्ट का कंटेम्परेरी ओवरव्यू नहीं देना, कॉन्सेप्ट को उठा के कहीं दूर रख देना है। वो कॉन्सेप्ट जो आपको यहाँ पे इन्फ्लेशन, डेमोक्रेसी, सिंगल नेशनल करिकुलम की फॉर्म में दिया गया है, ये एक प्री रिक्विजिट है। द रियल गेम इज कि क्या डेमोक्रेसी में विदाउट जस्टिस टायरनी है, क्या इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमिक वोज ग्लोबली की वजह से है या पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से है, क्या सिंगल नेशनल करिकुलम इंटीग्रेशन करेगा या नहीं करेगा। तो अल्लाह के बंदो और बंदियों, आपने डिस्कशन जो है उसको इंगेज करना है, कॉन्सेप्ट को इंगेज नहीं करना। 99% क्लैरिटी ऑफ थॉट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। पहली चीज आपको समझ आ गई। अब दूसरी चीज पे आ जाओ। जब हम आउटलाइन बनाने जाते हैं ना, तो हम आउटलाइन के अंदर मेजरली जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हमारी आउटलाइन बड़ी विविडली चलती है। उसकी रीजन ये है कि आउटलाइन के अंदर हम जब मर्जी चाहें, जिस मर्जी टॉपिक का चाहें, हमने एक सेट पैटर्न रखा हुआ है कि आउटलाइन में सबसे पहले हम थीसिस स्टेटमेंट देंगे, थीसिस स्टेटमेंट देने के बाद नीचे आएंगे तो नीचे आके हम उस कॉन्सेप्ट की डिस्क्रिप्शन देंगे, कॉन्सेप्ट की डिस्क्रिप्शन दे के नीचे आके हिस्टोरिकल एवोल्यूशन देंगे, कॉन्टेम्परेरी ओवरव्यू देंगे, फिर हम वहाँ पे काउंटर नैरेटिव देंगे, फिर हम थीसिस या सिंथेसिस वाली डिबेट में जाएंगे, और फिर जाके हम नीचे उस डिस्कशन को एंड कर देंगे। जो मर्जी हमारा टॉपिक आ जाए, हमने एक सेट पैटर्न अपने माइंड में बना के रखा हुआ है, और हम ये कहते हैं कि हम इसी को लेकर चलेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं लेकर आएंगे। ये काम नहीं करना। मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा जो बेस्ट ऐसे होता है ना, वो होता है जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के आप लिखते हो। मतलब ये है कि आपकी क्रिटिकल एबिलिटीज यानी कि लिटिकल एबिलिटीज वहां पे उजागर होंगी, वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगी। तो आइंदा के बाद हर टॉपिक ना तो उसके अंदर किसी किस्म की आउटलाइन के अंदर ना तो किसी किस्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आएगा जब तक वो पूछेगा नहीं, ना ही अननेसेसरीली कॉन्टेम्परेरी ओवरव्यू आएगा जब तक वो पूछेगा नहीं, ना ही इस तरह की किसी आउटलाइन के अंदर जो है वो टॉपिक की डेफिनेशन आएगी जब तक वो पूछेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि साथ में एक मैं डेमो के तौर पे ना आपको आउटलाइन भी कंस्ट्रक्ट करके देता हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? जैसे एक टॉपिक में अक्सर उसमें चूंकि सारी तरह की डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं, हम उसको ले आते हैं। वो कहता है ग्लोबलाइजेशन
प्रोज एंड कॉन्स या ग्लोबलाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। ठीक है, हम इसकी आउटलाइन बनाने जाएंगे। आउटलाइन में जो सबसे पहला काम हम करते हैं वो लिखते हैं इंट्रोडक्शन की हेडिंग। उस इंट्रोडक्शन के नीचे कुछ लोग थीसिस स्टेटमेंट देते हैं। जिन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ मैं कहता हूँ स्टांस क्लैरिटी दें। अब थीसिस स्टेटमेंट और स्टांस क्लैरिटी में डिफरेंस क्या है? स्टांस क्लैरिटी का मतलब होता है कि आप उस टॉपिक को किसी पर्टिकुलर वे में भी डिकोड करें, एक्सेप्टेबल है। थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपको एक ऐसी इवेंचुअल स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी जो 100% रिफ्लेक्ट करवा रही हो कि डाउन द लाइन इस ऐसे में आप करने वाले क्या हैं। तो मेरा मानना ये है, चूंकि एग्जामिनर रिपोर्ट मैं भी आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा पिछले 8 साल की एग्जामिनर रिपोर्ट्स की दोनों कमीशन की, आप देख के मुझे दिखा दीजिएगा कि कहीं किसी पॉइंट पे थीसिस स्टेटमेंट नाम की कुछ चीज लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई। जबकि स्टांस क्लैरिटी हमेशा हर एक पेपर में लिखी हुई आपको नजर आएगी। दोनों चीजें हैं सेम, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट लिखना एक तो प्रेशर बिल्ड करेगा, दूसरा फिर एक ऐसी स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करना जो वन और अदर एस्पेक्ट टोटली इंक्लूसिव हो, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों हमने करना यूं है कि हमने आउटलाइन ग्लोबलाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस के बनाते हुए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के नीचे स्टांस क्लैरिटी देनी है। और स्टांस क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? आपने अभी देखा ना, जहां पे उसने पीपीएससी के सिलेबस के अंदर ये बात की कि मैं वो ऐसे चाहता हूं जिसमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट हो। ये जो पहले इंट्रोडक्शन के नीचे 2 से 3 4 लाइंस हम लिखेंगे ना, जिसको हम स्टांस क्लैरिटी कह रहे हैं, ये वही काम रोल प्ले करेगी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग का। तो टॉपिक क्या है? ग्लोबलाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। तो हमने यहाँ पे एक इंडिकेशन देनी है कि यस एग्जामिनर साहब, हम इस चीज को डिकोड कर गए हैं कि स्टेटमेंट के अंदर पूछा गया है। तो स्टेटमेंट है ग्लोबलाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। तो हम एक प्रोस्पेक्ट या दो प्रोस्पेक्ट, एक चैलेंज या दो चैलेंज, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग आप मुझसे पूछ रहे थे ना क्या होती है। लॉजिकल रीजनिंग ये होती है कि जब मैं इसकी ट्रांस क्लैरिटी दूंगा, मैं जैसे आपके सामने देने लगा हूं, तो मैं कहूंगा globalization has rendered many positives such as it has connected the whole world and provided a wider base, whereas at the same time it has posed many challenges such as marginalization of smaller communities and जो है वो जो जो कंप्रोमाइजेशन ऑफ नेशनल इकोनॉमीज। अब आपने देखा मैंने क्या किया, 1 से 2 प्रोस्पेक्ट बताए, 1 से 2 चैलेंज बता दिए। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग के साथ मैंने बात की है। अब इसकी जगह पे और दूसरी स्टांस क्लैरिटी कैसे कंस्ट्रक्ट हो सकती थी, या जिसको आप थीसिस स्टेटमेंट कह सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट हो सकती थी? आप कहते हैं ग्लोबलाइजेशन हैज रेंडेड मैनी पॉजिटिव्स एट द सेम टाइम इट हैज also inflicted many negatives. Negatives should be controlled in order to have a proper globalized world. अब इसमें देखें, आपने जेनेरिक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट की है बच्चों, ना तो इसमें आपने किसी किस्म की टैगिंग की है, ना ही इसमें आपने किसी किस्म की जो है प्लस माइनस को डिस्कस किया है। तो हमेशा बेहतरीन स्टांस क्लैरिटी वो होती है जो टॉपिक के अंदर टेंजिबली टॉपिक के एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रही हो। जैसे आप एक और टॉपिक देख लें, वो टॉपिक आपको दे देता है कि जो क्या है आपका नाम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, हैज डन मोर हार्म देन गुड। अब इस टॉपिक के अंदर देखें, हैज डन मोर हार्म देन गुड। हम आउटलाइन बना रहे हैं, हमने इंट्रोडक्शन में सबसे पहले स्टांस क्लैरिटी लिखने की कोशिश की। स्टांस क्लैरिटी में हम क्या लिख रहे हैं? हैज डन मोर हार्म देन गुड, यानी कि अब हमने गुड नहीं बताना, सिर्फ हार्म का ही बताना है। तो मैं दोनों आपके सामने कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ कि बेहतर कौन सी है और जेनेरिक कौन सी है। जेनेरिक ये हो सकती थी कि हम ये कह दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग द ह्यूमंस, बट इवेंचुअली रिजल्टेंटली इट हैज created more devastating impacts for them, therefore it can be said that it has done more harm than good। अल्लाह के बंदो, इस पूरी स्टेटमेंट के अंदर कहीं पे भी आपको लॉजिकल टैगिंग, कहीं पे भी आपको टेंजिबल एलिमेंट, कहीं पे भी आपको रैशनल डिस्कशन नजर नहीं आएगी। इसके कॉन्ट्रैरिली हम अगर ये बिल्ड करें दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज डन मोर हार्म इन अ वे दैट इट हैज curbed the human independence, it has made humans जो है it has contributed into human mental stagnation, it has displayed the job market, displaced the job market, and at the same time it is causing many जो है वो repercussions for the third world। देखो मैंने जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात की, मैंने ह्यूमन माइंड स्टेग्नेशन की बात की है, साथ ही मैंने जो है ना थर्ड वर्ल्ड के लिए इम्प्लीकेशंस की बात की है ग्रोइंग टेक्नोलॉजी की वजह से। नाउ owing to all these three, I can say that the world has seen more harms of AI rather
रादर देन द गुड। अब इसमें देखो, मैं प्रॉपरली जब डिस्कशन कर रहा हूँ तो मैं उसको एंगेज कर रहा हूँ। इसकी मिसाल मैं हमेशा इस तरह लेता हूँ कि मैं आपको ये कहूँ कि मेरा नाम अदनान बशीर है और मैं आज आपके साथ कुछ अपने मसाइल को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये जो स्टेटमेंट मैंने दी है कि मसाइल को डिस्कस करूंगा, कोई टेंजिबल मसले हमारे सामने लेकर आएगा। मैं फिर आपके सामने मसले क्या डिस्कस करने लग पड़ूं कि यार मुझे खुद नहीं पता, मेरे साथ बड़े मसले हैं, सुबह उठता हूँ तो मसले हैं, शाम को सोता हूँ तो मसले हैं, शाम को सोने से पहले मसले हैं, उठने से बाद। आप कहेंगे यार कम टू द पॉइंट, 10 दिन मसले की ने ताकि असि उसके बारे तेरे गल करिए, तेरे नाल गल करिए, ठीक है। तो हम, अगर मैं कहूँ कि हाँ मेरे मसले ये हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती क्योंकि मैं पूरा दिन काम करता रहता हूँ, थक जाता हूँ, और मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाता क्योंकि मैं रात को लेट सोता हूँ। वैसे ऐसी बात नहीं है, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, आप ये अज्यूम करके बैठ जाइएगा कि सोमने के अंसार और सार को भी नींद नहीं आती है हमारी तरह, ठीक है। तो जो है ये क्या है कि मैं अब टेंजिबल बात कर रहा हूँ, तो स्टांस क्लैरिटी जो है वो हमने हमेशा टेंजिबल वे के अंदर प्रेजेंट करनी होती है। तो कमिंग बैक टू माय मेन जो क्या उसको कहते हैं टॉपिक, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन। क्या हम कह रहे थे, हाँ, आर्टिफिशियल नहीं, ग्लोबलाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। तो मैंने इंट्रोडक्शन में स्टांस क्लैरिटी दी, ठीक है। स्टांस क्लैरिटी में मैंने ये कहा दैट ग्लोबलाइजेशन where it has contributed into many positive, that it has connected the whole world and bring about so many revolutions in medical and health field. At the same time it has devastated the poor economies and national जो है वो कंट्रीज, या कुछ भी आपको समझ आ गई, आप अपनी मर्जी से इसमें पॉइंट्स फिट करते हैं। अब नंबर टू के अंदर जब मैं आउटलाइन में आऊंगा, नंबर टू में जब आउटलाइन पे आऊंगा, आए बाएं शाएं कहीं पे भी हमने नहीं जाना, हमने सीधा जाके हिट करना है किस चीज को, कि ऊपर जो हमने डिस्कशन की है कि स्टांस क्लैरिटी में कि इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। टॉपिक क्या है, ग्लोबलाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। सीधा आना है और आके पूछना है और बताना है कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। हेडिंग मेजर सेकंड मान जाएगी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नीचे बताने लग पड़ेंगे कि इसने वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है, इसने इकोनॉमीज को इंटीग्रेट कर दिया है, इसने कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर दिया है, इसने रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन की है, लर्निंग टू लिव टुगेदर हो गया है, ग्लोबलाइजेशन इंटीग्रेट हो गई है, ठीक है, कल्चरल इन्फ्यूजन हो गई है, कल्चरल वाइड स्प्रेड कल्चर्स हो गए हैं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस द ग्लोब आ गई हैं। नीचे आना नंबर थ्री हेडिंग के ऊपर मेजर, व्हाट आर द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लिख लिया है व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि भाई इसने जो है स्मॉल इकोनॉमीज को ईट अप कर लिया है, इसने क्या किया है, पैंडेमिक्स को स्प्रेड किया है, इसने क्या किया है, कल्चरल डिफ्यूजन की है। सिंपल सी बात है। अब उसके नीचे आएंगे, चूंकि हमने इस टॉपिक के अंदर भी देखा कि हमने एक इशू को आइडेंटिफाई किया, 99.9% अपने बात जहन में बैठा लें कि ऐसा कोई भी इशू जब आपके सामने आएगा वो सोल्यूशन रिक्वायर करेगा। कोई ऐसा दुनिया के ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता जो विदाउट सोल्यूशन चला जाए, ठीक है। सोल्यूशन हर ऐसे रिक्वायर करेगा। तो इसके अंदर सोल्यूशन क्या देंगे कि भाई ये जो इसके चैलेंजेस हैं इनको फर्दर प्रोस्पेक्ट्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए, या वेज टू मिटिगेट द चैलेंजेस, ताकि हम क्या करें, एक एग्जामिनर को एक प्रॉपर कंक्लूसिव किस्म की स्टेटमेंट दे सकें। आपने देखा स्टांस क्लैरिटी दी, स्टांस क्लैरिटी के बाद प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं वो बताए, चैलेंजेस क्या हैं वो बताएं, चैलेंजेस को ओवरकम करना है कैसे वो बताया, और कंक्लूजन लिखती, आउटलाइन कंप्लीट होगी। अल्लाह के बंदो, ये जो आउटलाइन मैंने कंप्लीट की है, इस आउटलाइन के अंदर मैं कोई एडिशनल चीज पे नहीं गया, ना मैं डिस्क्रिप्शन पे गया ग्लोबलाइजेशन क्या है, ना ही मैंने ये बताया ग्लोबलाइजेशन वर्सेस ग्लोबलाइजेशन क्या है, ना ही मैंने ये बताया एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ना ही मैंने ये बताया कॉन्टेम्परेरी ओवरव्यू ऑफ ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि अगर आप ये सेट पैटर्न पे करने चले जाओगे जो कि डिमांडेड भी नहीं है, तो हमारा तो वहां पे कला कमा हो जाएगा। हमने सिर्फ वो जवाब देना जो एग्जामिनर ने पूछा, और हमने उसको वहां पे खत्म करा जहां पे एग्जामिनर ने हमसे डिमांड किया। वन थिंग, नंबर टू के ऊपर आ जाओ, ठीक है। अब इस आउटलाइन के अंदर सबसे ज्यादा लोग फेल क्यों होते हैं उसकी रीजन बता देता हूँ। एक तो मेजोरिटी टीचर आउट देयर इन मार्केट, दे टीच यू व्हाट, दे टीच यू के ये जो काउंटर नैरेटिव होता है ये कैसे प्रेजेंट करते हैं, और ये काउंटर नैरेटिव का डिफरेंस क्या होता है। देखो काउंटर नैरेटिव या एंटीथेसिस, मैं मना नहीं करता आपको कि ये आप करोगे तो आप फेल हो जाओगे, बहुत सारे लोग काउंटर नैरेटिव के साथ पास भी होते हैं। जैसे एक टॉपिक आपके साथ आ जाता है कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अ मिथ और रियलिटी, मैं अक्सर क्लास में बच्चों को करवाता हूँ, तो वो मुझे ये कहते हैं कि ये रियलिटी है, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, रियलिटी बताओ कैसे है। सबसे पहले हेडिंग आएगी कि हाउ इट इज अ रियलिटी, फिर व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग इनटू दिस रियलिटी, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ दिस रियलिटी, एंड व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड टू कर्व दिस रियलिटी। वो कहते हैं नहीं सर, हमने कहीं किसी से ये भी सुना था कि आप एक सेकंड के लिए ये भी अज्यूम कर लें कि ये मिथ है। मैंने कहा ठीक है,
तो इसका मतलब क्या होगा? कहते हैं सर उसमें फिर हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा दैट हाउ इट इज अ मिथ। मैंने कहा ओके, फिर मैं कहा नेक्स्ट क्या करोगे? कहते हैं फिर उसी को डीबंक करना पड़ेगा। कैसे? कि नो इट इज नॉट अ मिथ, इट इज अ रियलिटी। तो मैंने कहा प्लस माइनस का हासिल क्या आया? -0 आया। तो देयर इज नो नीड टू डू दिस। कहते हैं नहीं सर, एग्जामिनर को इंप्रेस करना होता है कि उसको ये पता चल जाए कि इसको अदर साइड ऑफ द पिक्चर भी पता है। मैं कहता हूँ जब सीधी उंगली से घी निकल सकता है तो आपने टेढ़ी क्यों करनी है? व्हेन यू हैव सो मेनी थिंग्स टू टेल, व्हाई लाई? द मेजर कॉन्सेप्ट इज जब आप सीधे सीधे तरीके से ही उसको जस्टिफाई कर सकते हो तो व्हाट इज द नीड ऑफ हैविंग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स? मैं अक्सर कहता हूं कि मेजॉरिटी लोगों के काउंटर आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं। जैसे इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो कहते हैं, सरों ने मैंने अपनी क्लास में एक दफा कंसेंसस करवाया कि काउंटर नैरेटिव में क्या लिखोगे, तो मुझे कहते हैं कि सर हम ये लिखेंगे कि किस तरह ये मिथ है। मैंने कहा अच्छा क्या लिखोगे? कहते हैं कि सर हम ये पॉइंट देंगे, आपके माइंड में भी ये पॉइंट आ गया होगा कि सर ट्रंप समेत बहुत सारे इंटरनेशनल पावर्स कहती हैं कि ये मिथ है। मैंने कहा सारे ये लिखोगे? मैंने कहा फिर इसको काउंटर कैसे करोगे? कहते हैं नहीं, फिर हम इसको कहेंगे कि नहीं ये मिथ नहीं है, वो जो ट्रंप पॉलिटिक्स कर रहा है वो दैट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने कहा यार अल्लाह के बंदो, वही सेम चीजें सारे लिखोगे, इससे बेहतर है तुम सीधा सीधा अपने कंस्ट्रक्ट करो आर्ग्यूमेंट को, उस डीकंस्ट्रक्शन की तरफ जाओ ही ना। अब दूसरी बड़ी बात, एंटीथेसिस से भी हम निकल आए, थीसिस स्टेटमेंट की डिस्कशन भी कर ली, टू द पॉइंट करना है, आउटलाइन को डिस्कस, आउटलाइन को एट अर्लीस्ट ब्रेक करना है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, कॉन्सेप्ट की डिबेट पे जाना है, कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करना। ये सारी चीजें अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आती है बात कि अब पीएमएस के अंदर जो है वो एक आइडियल जो आउटलाइन होती है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि आउटलाइन के अंदर आपने किस चीज को कितना प्रपोर्शन देना है, इसको पहले डिसाइड करते हैं। अगर प्रोस्पेक्ट्स और चैलेंजेस पूछे जा रहे हैं और हमने नीचे प्रोस्पेक्ट्स पे लिखे, चैलेंजेस भी लिखे और वे फॉरवर्ड भी लिखा, तो मैं कहता हूँ जो चीज टॉपिक के अंदर पूछी जाए ना उसको कहते हैं प्राइमरी हेडिंग्स, और जो टॉपिक से लिंक्ड होंगी, जो नहीं बीच में पूछी जाएंगी, उनको सेकेंडरी कहते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, ठीक है? जैसे फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, ठीक है? मैंने नीचे प्रूव करने पे आया और मैंने कहा हाउ क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। अब इसको मैं कहूंगा ये क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी क्या है? ये एक ये एक क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी क्या है? ये एक प्राइमरी हेडिंग है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टॉपिक के अंदर पूछी गई है। आपने कहा हाँ सर ये डायरेक्ट टॉपिक के अंदर पूछी गई है। मैं कहूंगा अच्छा मैंने इसको मेंशन कर दिया, ये रियलिटी कैसे है उसको प्रूव भी कर दिया। अब बात ये है यहाँ पे, अदरवाइज तो टॉपिक खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई और डिस्कशन जहन में आएगी नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ से स्टार्ट होती है सेकेंडरी हेडिंग्स, जो डायरेक्टली टॉपिक में तो नहीं पूछी जाती लेकिन इनडायरेक्टली वो टॉपिक के अंदर ही कॉन्ट्रीब्यूटेड होती हैं, टॉपिक के अंदर ही डिस्कशन में आ रही होती हैं। तो हम कहेंगे कि जो चीज रियलिटी को कॉज कर रही है, रियलिटी की वजह से जो इम्पैक्ट आ रहे हैं, और इस रियलिटी को काउंटर कैसे करना है, ये तीनों चीजें यानी कि कॉज, इम्पैक्ट और काउंटरिंग, ये सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे। लेकिन हमने फोकियत किसको देनी है कि ये रियलिटी किस तरह है, यानी कि हाउ इट इज अ रियलिटी, वो हमारा प्राइमरी आर्ग्यूमेंट होगा। तो प्राइमरी आर्ग्यूमेंट के नीचे आप सब हेडिंग्स 6 से 8 से 9 से 10 भी दे सकते हैं, सेकेंडरी के नीचे आप 3 से 4 से 5 भी दे सकते हैं। तो हमें ये सीखा कि प्राइमरी हेडिंग और सेकेंडरी हेडिंग का मिक्सचर आउटलाइन बनाता है। प्राइमरी हेडिंग वो होती है जो डायरेक्टली टॉपिक में पूछी जाती है, सेकेंडरी वो होती है जो हम खुद से कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन वो भी मेन टॉपिक से इरेलीवेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे वो आपको कह देता है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान एंड वे फॉरवर्ड। अब वो क्राइसिस का पूछ रहा है और वे फॉरवर्ड का पूछ रहा है। क्राइसिस में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि क्राइसिस आइडेंटिफाई करने हैं, फिर आप ये भी बता सकते हैं कि व्हाट इज कॉजिंग दिस क्राइसिस, फिर आप ये भी बता सकते हैं कि कॉजेस के वजह से इम्पैक्ट्स क्या आ रहे हैं, और फोर्थ पे आप वे फॉरवर्ड बता दो। अब टॉपिक के अंदर अगर हम देखें तो दो चीजें आती हैं, पहला क्या कि क्राइसिस क्या है, और दूसरा क्या कि वे फॉरवर्ड क्या है। क्राइसिस और वे फॉरवर्ड दोनों गिवन है, इसका मतलब है ये प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है जब हम इसको नीचे लिखेंगे तो हम ये प्राइमरी आर्ग्यूमेंट्स को फोकस ज्यादा देंगे, जबकि सेकेंडरी आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं कि कौन इस क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस को कॉज कर रहा है, बैड गवर्नेंस को, और इस बैड गवर्नेंस की वजह से इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो ये चीज आ जाके हमें ये सिखा देती है कि प्राइमरी क्या है, क्राइसिस क्या है, और वे फॉरवर्ड, इसलिए उनके सब हेड्स 8-8 भी लिख लो, सेकेंडरी में बेशक 4-4 भी लिख लो कि क्राइसिस कॉज कौन कर रहा है, इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो इस तरह करके मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है वो आउटलाइन हमारी बनाती है। लेकिन ये चीज जहन में रखें कि प्राइमरी को फोकस में रखना है। फिर अगली बात आ जाती है कि क्या ये जो नीचे हम लोग, मैं एक टीचर एग्जामिनर से पूछा, उन्होंने मुझे कहा सिमेट्री स्ट्राइक करना आना चाहिए आपको। मैंने कहा सिमेट्री का मतलब क्या था? कहते आउटलाइन में अगर आप सारी मेजर हेडिंग फ्रेजेस में बना रहे हो
सारी मेजर हेडिंग आप सेंटेंसेस में बना रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स में बना रहे हो, माइनर हेडिंग फ्रेजेस में बना रहे हो, तो आपने इंश्योर करना है कि सिमेट्री हो। सारी अगर मेजर हेडिंग फ्रेजेस में है, सारी मेजर हेडिंग फ्रेजेस में हो। ऐसा नहीं है कि एक मेजर हेडिंग फ्रेज में एक आर्ग्यूमेंट में है, एक नीचे जो है वर्ड सिंगल गिवन है, कहीं पे आपने लिख दिया इफेक्ट्स, ऊपर आपने लिख दिया हाउ इट इज अ रियलिटी, नीचे आपने लिख दिया सिर्फ इफेक्ट्स और आगे कॉलन डाल दिया। डिस्प्रोपोर्शनल किस्म की आउटलाइन नहीं बिल्ड करते। माइनर मेजर हेड में जो है ना वो सिमिलैरिटी, या उसको क्या कहते हैं, क्या उसको कहते हैं, ये देखो, ठीक है, मतलब उसमें सिमिलैरिटी होनी चाहिए, उसमें आपने वो एक बैलेंस ट्राई करना है, ठीक है। उसके बाद आपकी डिस्कशन फर्दर ये आ जाती है कि जी कोहेजन होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक फर्दर डिस्कशन कोहेरेंस होनी, ठीक हो गया मैमूना। उसके बाद एक फर्दर डिस्कशन हमारी ये आ जाती है कि क्या केस इन पॉइंट सिमेट्री, यस, क्या केस इन पॉइंट्स लिखते हैं नीचे या नहीं लिखते, लिखने चाहिए या नहीं लिखने चाहिए। देखो केस इन पॉइंट, पहली बात तो ये है कि अगर केस इन पॉइंट लिख के आगे आपने सिर्फ एक एग्जांपल देनी है कि आप ये कहेंगे राइज इन टेम्परेचर और केस इन पॉइंट में आगे लिख दें द होल वर्ल्ड, ये केस इन पॉइंट नहीं होता। केस इन पॉइंट अगर आपने देना है तो सबके साथ केस इन पॉइंट दो। केस इन पॉइंट अगर देना है तो उसको बैलेंस करो, अदरवाइज देर इज नो नीड टू गिव द केस इन पॉइंट्स। आप छोड़ के आगे चले जो, बाद में केस इन पॉइंट्स देते पड़ेंगे। अब सेकंड कंपोनेंट्स पे आ जाएं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, देखो इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शन एक ऐसे का होना चाहिए। हमने गलत इंट्रोडक्शन सीखे हुए हैं। हमने जो इंट्रोडक्शन सीखे हैं पता है उसमें क्या होता है, उसमें हम सिंपल जाते हैं और जाके डिस्कशन ये कर रहे होते हैं दैट हाउ क्लाइमेट चेंज जो है ना, मैं आपको बताता हूँ। मतलब क्लाइमेट चेंज का हम इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं एक पेज के ऊपर। सबसे पहले हम एनेक्डोट से स्टार्ट करेंगे, नीचे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स डालेंगे, नीचे हम एग्जांपल देंगे, नीचे हम जो है वो रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, नीचे हम कोई कोटेशन दे देंगे और एंड पे थीसिस स्टेटमेंट दे देंगे। ये पांच छह चीजें, कोटेशन, थीसिस स्टेटमेंट, एनेक्डोट, रेफरेंस या एग्जांपल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारी बोरोड एक्सप्रेशन है। अल्लाह के बंदो, हमने करना ये है कि हमने खुद से कंस्ट्रक्ट करना है। हमने अपनी मर्जी का जो है इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें टोटली 100% हमारी ही बातें हों, हमारा अपना एक्सप्रेशन हो, नथिंग बोरोड हो। और अब मुझे आप खुद बताओ, आपने एक पेज कंस्ट्रक्ट कर लिया जो एनेक्डोट से स्टार्ट होता है, फिर नीचे आपने उसको टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशन की, नीचे फैक्ट्स एंड फिगर्स रिपोर्ट्स दे दी, नीचे आपने आर्गुमेंटेशन दे दी, नीचे आप आके कोटेशन दे रहे हैं, थीसिस स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब इंट्रोडक्शन का पर्पस तो ये होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन को जब आप पढ़ो तो आपको ये पता हो कि आउटलाइन क्या थी और पूरी मेन बॉडी इसके अंदर एक्सप्लेन होती नजर आनी चाहिए। आप मुझे खुद बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि कोई बंदा आपका इंट्रोडक्शन पूछे और बजाय ये कि आप उसको इंट्रोडक्शन बताएं, आप ये बता दें कि मेरा नाम अदनान बशीर है, क्योंकि अदनान बशीर मुझे यूनाइटेड नेशन की फ्लाइंग एजेंसी ने डेलीगेट किया था, अब अदनान बशीर इतने एग्जिस्ट करते हैं और ये और वो। यू सिंपली गो ऑन एंड टेल दैट व्हाट हु इज अदनान बशीर, व्हाट आर हिज इंटरेस्ट एंड व्हाट डज ही डू, ठीक है। तो अल्लाह के बंदो, ऐसा इंट्रोडक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। मैं इन दोनों चीज़ों के, आउटलाइन के भी और इंट्रोडक्शन के भी, नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी ग्रुप के अंदर। मैं 4-5 आउटलाइन बनी बनाई आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कमिंग टू द मेन बॉडी, मेन बॉडी के अंदर ना, देखो पैराग्राफ में कोहेरेंस के लिए एक बहुत अननेसेसरी चीज़ हमें सिखाई जाती है, जिसको कहा यह जाता है कि आपने कनेक्टर्स का इस्तेमाल करना है। मेरी बात सुने, देयर फोर, देंस फोर्थ, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, किसी किस्म की भी इस तरह की कोहेरेंस आपने स्ट्राइक करने की कोशिश नहीं करनी, अननेचुरल फ्लो में नहीं जाना यार। दूसरी बात, ना ही कोई ट्रांजिशन का पैराग्राफ आएगा, ना ही कोई ट्रांजिशन का सेंटेंस आएगा, अननेसेसरी किस्म के बीच में फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं आएंगे। मेरा मानना यह है कि आर्ग्यूमेंट की लॉजिक के ऊपर पेपर पास करो, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे पेपर पास नहीं होता। आप ये भी नहीं कर सकते, और मैंने आज तक कोई ऐसा ऐसे देखा भी नहीं है कि हर एक मेजर हेड, हर एक पैराग्राफ के अंदर उसने जो है डिस्क्रिप्शन दी हो, उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हों, ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता। तो आप देखो, आइडियली आपने करना क्या है, ऐसे 10 से 12 पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करने हैं। हो सकता है एक पैराग्राफ के अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स हो, दूसरे में ना हो, फिर तीसरे में दे लें, तीसरे में ना हो तो चौथे में दे लें, लेकिन ऑल्टरनेट में भी दे लें तो भी सफाइस है। जरूरी नहीं है कि हर एक के अंदर आप फैक्ट एंड फिगर देने बैठ जाएं। आइडियल लेंथ आउटलाइन की क्या होनी चाहिए, मेरे हाथ से 3 से 4 पेजेस होनी चाहिए। और आइडियल लेंथ इंट्रोडक्शन की 1 पेज होता है। और आइडियल लेंथ मेन बॉडी की जो है वो आपकी तकरीबन तकरीबन मेरे हाथ से 1000 वर्ड की होनी चाहिए। एक पेज पे अगर 150 वर्ड्स लिख रहे हैं तो दोनों साइड्स पे 300 वर्ड आ जाएंगे, उस हिसाब से आपकी 7-8 साइड्स वुड बी इनफ। और सबसे ज्यादा लेंथीएस्ट पैरा, जैसे हमने उर्दू में डिस्कस किया था कि इंट्रोडक्शन का होता है, उससे शॉर्ट होता है कंक्लूजन का, और उससे शॉर्ट होता है मेन बॉडी का, ठीक है। इस सीक्वेंस में इसको लेके चलना, ठीक है। इसको प्रिपेयर कहाँ से करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज को इंश्योर करना है कि हम सिंपली जाएं और जाके जो है ना कमर वापस ले आओ, मुझे मेरे पे लेकर आओ। तो हमने सिंपली जाना है, पास पेपर उठाने हैं 5-6-7 साल के,
ठीक है। उन्हीं पास्ट पेपर्स को पकड़ के उनके अंदर जो रिपीटेडली चीजें आ रही हैं उनको डिस्कस करना है। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि पीएमएस के ऐसे के अंदर टॉपिक्स की उसकी वेरिएशन होती क्या है। 6 टॉपिक्स में से वो 2 टॉपिक्स पाकिस्तान के सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इश्यूज में से पूछता है। 2 टॉपिक्स वो जो ऑन गोइंग कॉन्टेम्परेरी इश्यूज होते हैं ना, जैसे आजकल फलस्तीन वाला मसला बहुत हाईलाइटेड है, वो डेफिनेटली उसमें जाएगा। और जो थर्ड चीज होती है, कमर, आर यू देयर? यस सर। यार मेरी वीडियो लेकर आओ ना, इसको स्क्रीन शेयरिंग को बंद करो। ठीक है जी। उसमें ये होता है कि आपने फिर जाना है तो दो दो पाकिस्तान के सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज पे आएंगे। 2 आपके जो हैं वो आ जाएंगे इसके ऊपर, जो जो कोई ओवरऑल करंट अफेयर चल रहा है, जैसे उसने रशिया यूक्रेन वाला दे दिया, फिर उसके अगले साल उसने जो है वो पाकिस्तान से रिलेटेड दे दिया, उससे अगले साल उसने एक और, तो मतलब ये डिफर करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये डिफरेंट आपको इस तरह के मिलते रहेंगे। ठीक है। और लास्टली जो है वो आपका जो है एक या दो या तीन चार वो होंगे जिसके अंदर वो आपसे डिस्कशन करेगा रिगार्डिंग जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एसेस। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि मैं ये तकरीबन कोशिश किया कि आपको एक एनालिसिस दे सकूं, इसके ऊपर बिल्ड कर सकूं, वो हमने किया है। आप फर्दर मैं आपको इनके साथ, कमर, एक तो आपने 3 से 4 चीजें इनके साथ शेयर करनी है। एक तो मैं इसलिए इसको इतना ज्यादा डिकोड नहीं किया है ऐसे को, क्योंकि मैं 3 लेक्चर इसके ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्डेड रख चुका हूँ। कमर वो आज अपलोड कर दीजिए यूट्यूब के ऊपर, और इनको उसका लिंक भी दे दीजिए। मोर ओवर मैं आपको 4-5 आउटलाइंस भी शेयर करता हूँ, वो भी इनके साथ शेयर करें। एक पूरा कंप्लीट ऐसे भी शेयर करता हूँ, वो भी इनके साथ शेयर करें। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ना आप लोगों से एक बड़ी जरूरी बात करनी है आज। आप लोगों की मुझे बड़ी उसमें अटेंशन भी चाहिए होगी। जी। जरा दूसरी बातें बंद करें, जरा मेरे से बात करें आज। ठीक है। यार सीन ये है कि मैंने जो है काफ़ी अरसे से मैंने कोशिश की थी कि जो है हम लोग गाइड करते रहे आपको। ठीक है। और मैंने कोशिश भी की, और मैं आपको गाइड करता भी रहा। ठीक है। अब सीन ये हुआ कि आपको सब लोगों को आइडिया है दैट आई वाज एसोसिएटेड विद वॉल टाइम्स सिंस 2017। ठीक है। और मेरा बड़ा अच्छा वॉल टाइम्स के साथ टाइम गुजरा। और जो है वो एक स्टिल बड़ा एक अच्छी यादें मेरी वहाँ से मुंसलिक हैं। लेकिन हुआ ये सर, कि माजरत आपकी हुआ बात ये काट रहा हूँ। सर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं ऐसे वाली? जी जी, बंद कर दें।